Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 7th year PYQ of हिंदी पेडागोजी फॉर सीटेट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? जो अनौपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है, जो अपनी परिवेश से अपने आप ही सीख लिया जाता है, वो होती है प्रथम भाषा, और जो औपचारिक स्थितियों में सीखी जाती है टीचर्स की हेल्प से, वो होती है द्वितीय भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, मतलब द्वितीय भाषा ऐसी भाषा है जो कि अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से किस मायने में भिन्न है? कौन से मायने में? कि वो अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे ही उनको क्या करना है ये बता दिया जाता है। तो ये रचनात्मक उपागम में आएगा कि आदेशात्मक उपागम में आएगा कि वर्णात्मक में या फिर संरचनात्मक में? तो जब सीधे सीधे क्या करना है ये बता दिया जाता है तो ये आता है आदेशात्मक उपागम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? हमने पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा है, मतलब वो बच्चों की कॉन्टेक्स्ट में है कि जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लिया जाता है तो इसको हम एडॉप्टेशन अनुकूलन बोलते हैं। तो इसमें जब शिक्षार्थी की मतलब आवश्यकता के अनुसार अभ्यास में या सामग्री में परिवर्तन कर लिया जाए तो ये क्या होगा? अनुकूलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलन। योगात्मक आकलन क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? समेटिव असेसमेंट। तो जो योगात्मक आकलन है, समेटिव असेसमेंट है, ये क्या होता है? निदानात्मक और उपचारात्मक होता है, या फिर विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, या फिर जो प्रतिपुष्टि दी जाती है वो रचनात्मक आकलन में दी जाती है, मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में दिया जाता है। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही होता है। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 5th का राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि जो योगात्मक आकलन होता है वो शिक्षार्थियों के अधिगम और उसके निष्पादन के बारे में निर्णय लेता है, मतलब निर्णय लेने के लिए लास्टली जो डिसीजन लिया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा पूरे सिलेबस में, तो उसके लिए योगात्मक आकलन किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसकी समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? मतलब कि एक जो पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ में मेनली किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? वो बच्चे को पूरा ओवरऑल कितना समझ है उस कॉन्टेक्स्ट की, इसके अकॉर्डिंग बच्चे की मार्किंग की जाती है। तो ये किस में आता है? समग्र भाषा में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, या फिर बारीकी से पठन, या एक्सट्रापोलेशन मतलब पाठ्य के बाहर जाना, या फिर विश्लेषण? तो ये होता है बारीकी से पठन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसका सेम क्वेश्चन आपका आता है, कई बार रिपीटेड पूछा गया है इंग्लिश के पेडागोजी में। तो 7th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन कौन से शामिल है? जो स्किल्स होती हैं, लर्निंग स्किल्स होती हैं, ये 4 होती हैं। LSRW मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें से 2 होती हैं जो होती हैं रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब कि जो हम दूसरों से रिसीव करते हैं, और 2 होती हैं रिप्रोडक्टिव स्किल्स, मतलब कि जो हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं जिन स्किल्स को। तो पूछा गया है कि उत्पादक भाषा कौन सी है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं? तो वो होती हैं वाचन और लेखन, क्योंकि बोलना स्पीकिंग है और लिखना राइटिंग, ये दोनों स्किल्स ऐसी हैं कि अगर आपको वो चीजें, वो भाषा आती है तो आने के बाद ही आप उसको अच्छी तरीके से बोल पाएंगे, ठीक है? अगर वो भाषा आपको अच्छे से आती है तो लिखना भी तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस बारे में तभी ये दोनों स्किल्स हैं जो कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? प्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज को। तो ये है रिप्रोडक्टिव स्किल्स।
और रिसेप्टिव रिसीव करने में कौन सी आती है? हम लोग दूसरों को सुन करके जब किसी चीज को समझ रहे होते हैं या फिर रीड करके समझ रहे होते हैं, तो वो होती है रिसेप्टिव स्किल्स। जो श्रवण और पठन है ये होती है हमारी रिसेप्टिव स्किल्स, और जो वाचन और लेखन है ये होती है रिप्रोडक्टिव स्किल्स, मतलब कि उत्पादक भाषा। तो ये दो उत्पादक भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भाषा वो भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, या फिर बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, या फिर औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, या फिर औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो जो अर्जित की जाती है मतलब कि अपने परिवेश से अर्जित कर जाती है बिना किसी प्रयास के। आसपास के लोग बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, भाई बहन बोल रहे हैं, तो हम उसी परिवेश में रह करके उस भाषा को जब सीख जाते हैं तो ये बच्चा प्रथम भाषा है जो कि अपने आप सीखता है बिना किसी प्रयास के अपने परिवेश से ही अर्जित कर लेता है, और ये अनौपचारिक तरीके से सीखा जाता है। जो दूसरी भाषा होती है सेकेंड लैंग्वेज, वो औपचारिक स्थितियों में सीखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? स्वर विज्ञान, या फिर आकृति विज्ञान, या फिर स्वनिकी, या फिर वाक्य विन्यास। यह है फोनीम्स मतलब कि स्वनिकी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी आपकी पूरी सेम आती है, बस केवल एक तरीके से समझ लीजिए ट्रांसलेशन ही होता है। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं बस उसकी मीनिंग समझते जाइए, आपकी इंग्लिश पेडागोजी तैयार होगी, या फिर आप इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग समझते जाइए, आपकी हिंदी पेडागोजी रिवाइज होती रहेगी। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं श्रव्य भाषिक ड्रिल में। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये भी सही है। व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये सही नहीं है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा है जो श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो 11th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, मतलब विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये बात श्रव्य भाषिक ड्रिल में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम है जो मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है, मतलब कि फ्लुएंसी को समुन्नत करता है? संरचनात्मक उपागम, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम, या फिर व्यवहारवादी उपागम, या फिर समग्र भाषा उपागम? तो जो फ्लुएंसी को समुन्नत करता है वो है हमारा संप्रेषणात्मक उपागम, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो 12th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी गतिविधि का अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा? पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, या फिर पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, या फिर पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरे के सामने सुनना, या फिर प्रत्येक शब्द को पढ़ना। पूछा है कि कौन सी गतिविधि है जो कि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी, मतलब कि मीनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आएगी। तो पाठ के साथ अंतःक्रिया करना ये आती है, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना ये भी अर्थ आधारित गतिविधि में आएगा, पढ़ने के बाद उसका वृत्तांत दूसरों के सामने सुना पाना ये भी अर्थ आधारित गतिविधि में आता है, हर एक शब्द को पढ़ना ये गतिविधि में नहीं आएगा, अर्थ आधारित गतिविधि में नहीं आएगा। तो 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? मतलब जो अधिगम योजना है उसके बारे में क्या चीज है जो कि राइट है, अप्रोप्रिएट है? लचीलेपन का अभाव होता है, या फिर अध्यापक केंद्रित होता है, या बाल केंद्रित होता है, या फिर एक ही तरीके पर आधारित होता है? जो अधिगम योजना होती है वो बाल केंद्रित होती है। तो 14th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका सीधा हो जाएगा त्रुटि विश्लेषण। जो गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, जो बच्चे गलतियां करते हैं उनका जो विश्लेषणात्मक एनालिटिकल अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस बोलते हैं। तो 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। ये भी आपकी इंग्लिश पेडागोजी का ही क्वेश्चन है, तो हिंदी ट्रांसलेशन की तरह समझ लीजिए। हिंदी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पेडागोजी आपकी अपने आप ही समझ में आ जाएगी, फिर इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की अपने आप ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस मीनिंग्स का ध्यान रखिए, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है इसका ध्यान रखिए। तो 15th का राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि त्रुटि विश्लेषण या फिर एरर एनालिसिस। ये था हमारा 7th ईयर PYQ ऑफ हिंदी पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ। थैंक यू।